नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडू हेल्प पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चर्चित व्यक्तियों से जुड़े हुए 25 प्रश्नों की सीरीज को। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति चर्चा में रहे हैं 2020 में, उनसे जुड़े हुए जितने भी डायमेंशंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे आपसे चर्चा कर लिए जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं फंसेगा। चलिए चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह भारत के कौन सेवे राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर है 13वें राष्ट्रपति। और प्रणब मुखर्जी से जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी देखिए आपसे एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें हमने चर्चा की हुई है। और एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न क्या है दोस्तों? भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। दूसरा इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा कौन सी पुस्तक, हो सकता है आपसे पुस्तक का नाम पूछ दे, तो वो पुस्तक आप याद रखिएगा कौन सी है। द प्रेसिडेंशियल ईयर। इन्होंने अपना जो भी कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के रूप में उसका वर्णन इस पुस्तक में किया है। ठीक है, ये देखिए इमेज भी दे रखी है उनकी पुस्तक की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली है। तो देखिए दोस्तों, वो कौन है? आपका सही आंसर इसका गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये देश के नए कैग बने हैं। ठीक, और इससे जुड़े हुए और फैक्ट थोड़ा देखते हैं जो आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे देखिए एक पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत इस कैग की नियुक्ति की जाती है, तो वह अनुच्छेद आपका कौन सा है? 148। दूसरा आप याद रखिए कि इन्हें ही जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे जब यूटी बनाया गया तो उसका जो पहला उपराज्यपाल बनाया गया वो इन्हें ही बनाया गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू को। उसके बाद क्या हुआ? गिरीश चंद्र मुर्मू को हटा करके कैग के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। तो दोस्तों यह भी करंट का क्वेश्चन है, यह भी आप याद रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं सारे हमने आपसे डिस्कस किए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका संजय कोठारी। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसी में मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। इससे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन क्या आपसे एग्जाम में आ सकता है? एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस समिति की सिफारिश के पश्चात इस कमीशन का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका के संथानम समिति की सिफारिश के पश्चात। और संजय कोठारी ने किसका स्थान लिया, यदि आपसे यह पूछा जाएगा तो विमल जुल्का का उन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका विपिन रावत। ठीक है, तो विपिन रावत जिनकी देखिए यह इमेज दी हुई है। अब देखिए इससे जुड़े हुए और क्या क्वेश्चन होते हैं, पहले आप समझ लीजिए कि सीडीएस क्या होता है। सीडीएस देखिए जो भी हमारे सेनाओं के प्रमुख होते हैं, चाहे वह वायुसेना, थल सेना या नौसेना, ठीक है, इन सेनाओं के बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाए ताकि जो भी पॉलिसीज रहें उनका सही से क्रियान्वयन किया जा सके सेना संबंधी। तो उसके लिए इस पद का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि आपका थल सेना अध्यक्ष इस समय कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष हैं आपके मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, और वायुसेना के अध्यक्ष आपके कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। वहीं आपसे पूछा जाएगा अगर नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो है करमवीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष को ही हम जनरल बोलते हैं। ठीक, और वायुसेना अध्यक्ष को ही हम एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष को ही हम एडमिरल बोलते हैं। हो सकता है आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राधा कृष्ण माथुर। देखिए, जब जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में था, उसके बाद जम्मू कश्मीर से ही आपके दो यूटी बनाए गए, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख। तो पहले याद रखिए, पहले आपके कितने राज्य थे? 29 राज्य थे और 7 यूटी थे। तो जब जम्मू और कश्मीर राज्य से यूटी बन गया तो अब बचे आपके 28 राज्य, और 2 यूटी बने तो आपके कितने हो गए? यूटी 9। लेकिन याद रखिए उसके बाद सरकार ने क्या किया था? दादर नगर और दमन दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया था। तो अब आपके वर्तमान में यूटी कितने रह गए हैं? 8, और राज्य 28। तो देखिए यह दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं देखिए आपके ऑप्शन में एक अरविंद बोबड़े एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो अरविंद बोबड़े कौन है? वो आपके वर्तमान सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। यह 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं आपके। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना में देश की पहली महिला फ्लाइंग विंग कमांडर बनी है। विंग कमांडर एक बहुत अधिक चर्चा में रहे थे, वो आपको पता होगा अभिनंदन। तो जहां पर अभिनंदन की नियुक्ति है वहीं पर इनकी नियुक्ति की गई है। वो कौन है? सालिजा धामी।
और ये याद रखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पहली महिला फ्लाइंग विंग कमांडर हैं जो वायुसेना में नियुक्त की गई हैं। ठीक, अब इससे और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकते हैं? देखिए, अगर आपसे पूछेगा नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो वह है आपकी शिवांगी। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेश में, मतलब फॉरेन में अभी तक हमने जितने भी हम एम्बेसडर, सैन्य एम्बेसडर नियुक्त करते थे, अभी तक हमने सारे पुरुष ही नियुक्त किए थे। पहली महिला जो सैन्य एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं वो कौन है? आपकी अंजलि सिंह। और याद रखिए अंजलि सिंह को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो रशिया में नियुक्त किया गया है, रशिया में जो हमारी भारत की एम्बेसी है। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोविंद रजालू चिंताला, जो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्या होता है? ग्रामीण विकास के लिए जो भी ऋण व्यवस्था मुहैया कराई जाती है वो उसके लिए नाबार्ड ही कार्य करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर बैंकों की पहुँच आसानी से नहीं होती है, इसलिए इस संस्था के द्वारा ही वहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, वित्तीय सहायता इसी के माध्यम से की जाती है उन क्षेत्रों में। ठीक है, अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नाबार्ड की यदि आपसे पूछी जाएगी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी उसकी 1982 में। और यदि पूछ लिया जाए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय आप कहाँ बताएंगे? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा और देख लीजिएगा। एक आप ऑप्शन में दिया हुआ प्रदीप कुमार जोशी, इनके बारे में तो आप जानकारी रखिएगा कि यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त देश के नियुक्त किए गए हैं। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिसने राज्यसभा सदस्य के तौर पर सदस्यता ग्रहण की है, तो बहुत अधिक आलोचना हुई थी, इसलिए बहुत अधिक चर्चा में रहे थे ये 2020 में, तो वो कौन है? रंजन गोगोई थे। ये कौन से? ये देश के 46वें सीजेआई थे। वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो है अरविंद बोबड़े। ठीक, और इसके पहले कौन थे? रंजन गोगोई, जिनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया है, इसीलिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि आप न्यायाधीश के पद पर होते हुए आप उसके बाद राज्यसभा के यदि सदस्य रहते हैं तो आप अपने निर्णयों को तटस्थ रूप से कैसे दे पाएंगे। ठीक, अगर किसी पार्टी से आपका लगाव होता है। ठीक, अब इससे जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं? हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होती है। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, वो भी थोड़ा सा आप देखते चलिएगा। तो आपका अनुच्छेद है 124, और ये 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान न्यायाधीश आपको बता चुका हूँ पीछे, अरविंद बोबड़े। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात में कॉमन सर्विस सेंटर की देश की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी हैं, तो ये पहली हैं देश की और ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो वो कौन है? आपकी जोया खां। ठीक, तो सही आंसर क्या है आपका? जोया खां। और कॉमन सर्विस सेंटर आपको पता होगा दोस्तों, जैसे क्या होता है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच या कुछ ऐसी सर्विसेज जो होती हैं, डिजिटल सर्विसेज, वो नहीं पहुंच पाती हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा जगह जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ई गवर्नेंस को सरकार प्रमोट कर रही है इन सेंटर्स के माध्यम से। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अर्जेंटीना की माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है, तो कौन है वो? मुंबई की वो बच्ची है, उसका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक, ये क्या है? मुंबई की 12 वर्षीय बच्ची है। और ये अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एकांकागुआ कहाँ पर है। एकांकागुआ आपका दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सिरे पर एंडीज पर्वतमाला की सीरीज है, वहाँ पर आपका अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर माउंट एकांकागुआ चोटी जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर चढ़ाई करने वाली जो है 12 वर्षीय बच्ची है ये, जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक, तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं कि एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा इसके बारे में यह समझिए कि एशिया के बाहर यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह आपका एकांकागुआ ही है, क्योंकि लगभग 100 के आसपास क्या है पर्वत, वो एशिया के ही पर्वत हैं जो ऊंचाई में सर्वाधिक हैं। और उससे बाहर जो सबसे अधिक ऊंचा, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। कहाँ पर है आपका? दक्षिण अमेरिका में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका हुआ ओजीफो। ठीक, ओजिको नहीं, ओजीफो है, हुआ ओजीफो। ठीक, ये नाइजीरिया में क्या है ना, नाइजीरिया में ये कार्यरत हैं। जैसे यदि वहाँ पे महिलाओं का सेक्सुअली हैरेसमेंट होता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग में मेंटल एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मेंटली जो सपोर्ट दिया जाता है एक हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ये कार्य करती हैं। वहाँ कार्य करता है ये नाइजीरिया में काफ़ी, मतलब समाज को चेंज मेकर क्या होता है, एक समाज में यदि कोई बदलाव लाता है, कोई अपनी पॉलिसीज़ या अपनी नीतियों या अपने कार्यों के माध्यम से, तो उसे यह अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं और मेलिंडा गेट्स उनकी स्पाउस का नाम है।
उनकी वाइफ का नाम मेलिंडा गेट्स, उन्हीं के द्वारा ये फाउंडेशन चलाया जा रहा है। ठीक, और ये एक और अवार्ड देता है जो है गोलकीपर अवार्ड। गोलकीपर अवार्ड इस वर्ष किसको दिया है? डॉक्टर जॉन केन गोंग सॉन्ग को। ठीक, याद रखिए 2019 में जो चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था वो पायल जागिड़, जो राजस्थान की बच्ची है, जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए काफ़ी काम कर रही है और बच्चों के जो बाल विवाह होता है उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाती है राजस्थान में। ठीक, तो पायल जांगिड़। और गोलकीपर अवार्ड किसको दिया था 2019 का? नरेंद्र मोदी को, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने एक बड़ा बदलाव किया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कालिया का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता जिनका निधन हो गया है। दोस्तों ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, कितने आदमी थे कालिया। तो वो कालिया का किरदार किसने निभाया था? वो थे आपके बीजू खोटे। हो सकता है आप नाम से ना परिचित हों, लेकिन आप चेहरे से तो जरूर परिचित होंगे। तो उनका नाम क्या था? बीजू खोटे, जिनका भी निधन हो गया है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में WTO के महानिदेशक पद से इस्तीफा दिया है। तो WTO के पद से इस्तीफा किसने दिया है? रॉबर्टो अजेवेदो ने। ठीक, अब ये चर्चा में इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहा है क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे क्या था, WTO का महत्व एक तरीके से बहुत ही प्रश्नचिन्ह लग गया था उसके महत्व पे, क्योंकि सभी देशों के बीच जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी वो लगभग स्थिर हो गई थी। तो इसलिए क्या था, अभी पुनः से जब व्यापार शुरू हुआ है तो WTO की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस संदर्भ में क्या है, यदि महानिदेशक का पद खाली रहेगा और उसको लेकर के क्या था, रॉबर्टो अजेवेडो का अभी 1 वर्ष और कार्यकाल चलने वाला था, 1 वर्ष पहले उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो ये अधिक एक चिंता का विषय बना हुआ था WTO को लेकर के। तो अभी महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? नागोजी अकोंजो इवेला। ठीक, ये पहली, याद रखिएगा, ये पहली महिला महानिदेशक हैं। इससे पहले जितने भी WTO के महानिदेशक बने हो सारे पुरुष हैं। ठीक, पहली महिला महानिदेशक के होने के नाते भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागोजी अकोंजो इवेला। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं मत्सुगु अशिकावा। ये कहाँ के हैं? अशिकावा से पता चल रहा होगा ये जापान के हैं। ठीक, अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये क्या है, आपके 10वें अध्यक्ष हैं। अब ADB क्या है ना, ADB क्या है ना, जो भी आपका एशिया पैसिफिक रीजन, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन भी जिसे बोलते हैं हम, यानी कि प्रशांत महासागर से लगे हुए देश और हिंद महासागर से लगे हुए देश, इन देशों में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या वित्तीय ऋण व्यवस्था, ऋण वगैरह अगर प्रदान करना होता है तो वो ADB कि जितने सदस्य देश हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है इस बैंक के माध्यम से। ठीक, और ADB के इस समय वर्तमान में सदस्य कितने हैं? याद रखिएगा 68 सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1966 में स्थापना हुई थी। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ पर है, आपका मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक, और ये देखिए इनकी इमेज दी हुई है मत्सु असाकावा की। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई हैं। तो वो कौन है? आपकी निगार जौहर। ठीक, ये देखिए पाकिस्तान के लिए भी बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि, और हमें भी, हमारे लिए भी यह एक अच्छी बात होनी चाहिए कि किसी महिला को यदि लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। ठीक, इसलिए ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक, तो कौन थी वो? निगार जौहर। ये देखिए इनकी इमेज दी हुई है। और ये क्या है ना, भले ही ये सर्जन के रूप में नियुक्त हुई हैं, ठीक, महिला सर्जन जनरल के रूप में वहाँ पर नियुक्त हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल से ही ऊपर का पद होता है आपका जनरल। ठीक, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। महासागर के सबसे गहरे ज्ञात बिंदु मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। तो वो कौन है? कैथरीन सुलीवन। ठीक, ये देखिए ये नासा से जुड़ी हुई, नासा की एस्ट्रोनॉट भी रही थी। ये अभी क्या है, फर्स्ट वुमेन टू रीच इन अर्थ्स डीपेस्ट पॉइंट। पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर द्वीप। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11,000 मीटर गहरा है यह। और यदि आपसे लोकेशन पूछी जाएगी ना, तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग पर यह स्थित है। ठीक, और विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सारी जानकारी यहाँ पे हो जाती है आपकी मारियाना ट्रेंच से जुड़ी हुई। और कौन वो महिला है? वो है कैथरीन सुलीवन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। T20 में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ड्वेन ब्रावो। ये देखिए 500 विकेट्स इन T20, डीजे ब्रावो जिन्हें बोलते हैं। ठीक, अब क्या है ना, इससे जुड़ा हुआ और फैक्ट क्या है, इन्होंने, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो 500 विकेट लिया है वो उन्होंने किसका लिया है, तो उस प्लेयर का नाम याद रखिए आप, वो है रखीम कार्नवाल। ठीक, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। टेस्ट क्रिकेट में
600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज। यहाँ याद रखिए टेस्ट क्रिकेट में आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, दिया हुआ है तेज गेंदबाज कौन से हैं। तो तेज गेंदबाज हैं वो आपके जेम्स एंडरसन। यहाँ और फैक्ट्स देखते हैं क्या पूछ सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि एंडरसन ने जो 600 विकेट लिए हैं, 600वां विकेट किस टीम के विरुद्ध लिया है। ठीक है, तो 600वां विकेट जो लिया है वो पाकिस्तान के विरुद्ध लिया है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, वो आपके हैं मुथैया मुरलीधरन। मुरलीधरन याद रखिए वो स्पिनर हैं, और स्पिनर के तौर पर उन्होंने 800 विकेट लिए हैं। लेकिन जो जेम्स एंडरसन है आपके इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, वो फास्टर हैं, उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में 600 विकेट लिए हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कब की। ठीक, तो दोस्तों ये एक प्रमुख तिथि थी, इसलिए यह तिथि भी आपसे पूछी जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को धोनी ने अपने संन्यास की घोषणा की थी सारे प्रारूपों से। याद रखिए धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही 2014 में ही संन्यास ले चुके हैं। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि धोनी ने अपना अंतिम जो मैच खेला था वो किस टीम के विरुद्ध खेला था, तो वह न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था। और क्या क्या प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धोनी को पद्म भूषण कब दिया गया। देखिए देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं उसमें पहला सर्वोच्च सम्मान होता है आपका भारत रत्न। ठीक, दूसरा होता है आपका पद्म विभूषण, तीसरा आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण, चौथा आपका पद्मश्री। तो जो तीसरा और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो धोनी को मिल चुका है। 2018 में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पद्म भूषण मिला था आपको 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को, और पद्मश्री कब मिला था इन्हें 2009 में। और देखिए खेल जगत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार माना जाता है। यह भी महेंद्र सिंह धोनी को 2007-8 में मिला था। ठीक, और 16 अगस्त को आपको पता होगा कि अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए तो सुरेश रैना ने अगले ही दिन धोनी के पास सारे प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो वो आपके कौन है, मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की देखिए स्थापना जो हुई थी वो 2014 में हुई थी। इसे क्या है ना ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, देखिए ये क्या था, एक बैंक का कॉन्सेप्ट समझिए, दो रूप में अलग है ये वर्ल्ड बैंक और जो भी बैंक्स हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इनसे अलग कैसे है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो $100 अरब की पूंजी के साथ हुई थी। $100 अरब में क्या था, 5 भागों में पांचों जो देश थे ब्रिक्स के, इन्होंने 20-20 अरब डॉलर की पूंजी लगाई थी, तो इसीलिए इनको वोटिंग राइट्स बराबर हैं। जबकि उन देशों, उन जो वर्ल्ड बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक में क्या है ना, जैसा जिसका शेयर लगा होता है, पूंजी लगी होती है, उसी हिसाब से उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इसमें सभी को बराबर वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। एक तो खासियत ये अलग है इस तरीके से। दूसरी क्या खासियत है ना, ये ब्रिक्स देशों के साथ साथ जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं होती है ना, सभी को ये ऋण प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिक्स देशों को ही ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक, अब देखते हैं इससे जुड़े हुए और क्या फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हो सकता है पूछ दे कि मार्कोस जो ट्राइजो जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं किस देश के हैं, तो ये ब्राजील के राजनयिक हैं। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 को पीछे बताया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में, और ये ब्रिक्स बैंक के नाम से प्रचलित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो कौन है, अपने भारत के ही यही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, अब कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से संबंधित थोड़ा समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता क्या है। कार्यकारी बोर्ड क्या होता है, देखिए जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसको कहीं ना कहीं इसके जो भी निर्णय हैं इनको प्रभावी बनाने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया जाता है। 3 वर्षीय कार्यकाल होता है इसका, और उसका ही हेड बनाया गया है भारत को। ठीक, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सहायता करता है कार्यकारी बोर्ड। तो उसी का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो हर्षवर्धन को बनाया गया है, और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड 34 सदस्यीय होता है। और याद रखिए WHO की अगर स्थापना आपसे पूछा जाएगा तो कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के चेयरमैन आपके कौन है, आपको पता होना चाहिए, वो है गैब्रियस। ठीक, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप के प्रशासक व IB के पूर्व निदेशक जिनका अभी निधन हो गया है, अभी आपका IB का एग्जाम होने वाला है, हो सकता है वहां पर भी आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए दिनेशर शर्मा जो थे
वो इस समय वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में नियुक्त थे। इन्होंने 2015 से 2017 के बीच क्या था, आईबी के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवा दी थी। तो इनका अभी निधन हो गया है। अब दिनेश्वर शर्मा का जब निधन हो गया तो यह स्थान जो जो ये प्लेस था रिक्त हुआ, तो इनके स्थान पर किसे नया प्रशासक बनाया गया। हो सकता है यह आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक भी आपको पता होने चाहिए कौन है, वे प्रफुल्ल पटेल। ठीक, और 2015 से 17 के बीच ये आईबी के निदेशक के रूप में भी रहे थे। कौन, ये आपके दिनेश्वर शर्मा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीआईसी, ठीक, इसको मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक, के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो वो कौन है आपके, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक, ये देखिए फोटो भी दी हुई है उनकी। अब इनसे जुड़ी हुई और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनको जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जैसे यदि कोई भी सूचना किसी भी मंत्रालय के द्वारा यदि या किसी भी संस्था के द्वारा सही से या गलत हेरफेर के माध्यम से हेरफेर करके दी जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं ना, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा इन्हें मिली हुई थी। ठीक, अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में 2019 में जो संशोधन किया गया उसके कारण काफ़ी आलोचना हुई। उससे क्या हुआ, इस पद को काफ़ी कमजोर किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई है। एक तो कार्यकाल को लेकर के, अब पहले कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, अब कार्यकाल जो है केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा, वो जितने वर्ष तक चाहेगी उतना कार्यकाल रखेगी। ठीक, और उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर पहले अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट जो होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा होगी। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस पद को भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक कठपुतली के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, और ये कौन बने हैं सूचना आयुक्त, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये याद रखिएगा। आपको अमेंडमेंट के बारे में बता दिया क्यों ये आलोचना हुई इसकी, और इसको शक्तियां मिली थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा। ठीक, जो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले ऑस्कर विजेता जिनका अभी निधन हो गया, भारत की पहली, तो वो कौन थी, भानु अथैया। ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा भानु अथैया। तो इन्हें ऑस्कर लेडी बोलते हैं क्योंकि ये पहली ऑस्कर विजेता थी। और मूवी का नाम था आपका गांधी। गांधी में इन्होंने क्या किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये। ठीक, जो भी कॉस्ट्यूम थी गांधी की, उसके लिए इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ही यह ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक, पहली भारतीय थी, इसलिए इनको ऑस्कर लेडी भी बोल देते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहला अवैतनिक ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, तो पहला अवैतनिक ऑस्कर अवार्ड मिला है आपके सत्यजीत रे को। ये एक तरीके, ये कौन थे, ये बंगाली डायरेक्टर थे आपके भारतीय। ठीक, भारतीय सिनेमा में अपने इनके योगदान के लिए, बहुमूल्य योगदान के कारण इनको ऑस्कर से पहला अवैतनिक ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक जिनका अभी निधन हो गया है, ठीक, उनका नाम क्या है। इनका फेस तो सभी को पता होगा क्योंकि आप पैदा हुए होंगे तभी से इनको देख रहे होंगे एमडीएच का प्रचार करते हुए। ये एमडीएच कंपनी के ही मालिक थे। ठीक, इनका नाम था धर्मपाल गुलाटी। पहले आप चेहरे से जानते होंगे, अब नाम भी जान लीजिए, आपके एग्जाम में हो सकता है नाम पूछ दिया जाए। नाम क्या था इनका, धर्मपाल गुलाटी। और याद रखिए इनको पद्म भूषण भी मिला था 2019 में। पद्म भूषण देश का जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक, 2019 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, इनका निधन हुआ है 3 दिसंबर को हुआ है। ठीक, धर्मपाल गुलाटी जी का, ये अब हमको नहीं दिखेंगे। ठीक, अब आज का डिस्कशन दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमने आपसे अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए या निधन, जिन भी व्यक्तियों का निधन हुआ है उनसे जुड़े हुए या उनसे संबंधित और भी कितने डायमेंशंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, सारे हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर पसंद आए तो आप कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।